हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 18 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। और इस लेक्चर का पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली इलेक्टेड एज अ board member of a World Cricket Connect Advisory Board which is recently formed by the Marylebone Cricket Club, that is MCC द्वारा इसको फॉर्म किया गया है। तो अभी जय शाह जी जो हैं, जो करंट चेयरमैन है आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उन्हें अभी एज अ मेंबर इलेक्ट किया गया है, बोर्ड मेंबर वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड का, जिसे आपका बनाया है मेरीलेबन क्रिकेट क्लब ने। ठीक है, ये आपका सेकेंड टाइम इस एडवाइजरी बोर्ड को जो है बनाया गया है। और इसके अदर मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका इंक्लूडेड है, हाँ, कुमार संगाकारा जो हैं ये आपके प्रेसिडेंट हैं एमसीसी के। देन अनुराग ढैया जो चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर हैं आईसीसी के। क्रिस डेरिंग जो सीईओ हैं क्रिकेट वेस्ट इंडीज के। ठीक है, सौरभ गांगुली जो करंट प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के। जय शाह ये भी आपके फॉर्मर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, ही इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। देन फिफ्थ नंबर पे आपके हैं ग्रेमी स्मिथ, एंड्रयू स्टोरस, संजोग गुप्ता, हेथ मिल्स, ट्रूडी लिंगब्लेड, हेथर नाइट, देन मेल जॉन्स, इम्तियाज पटेल, ये सारे आपके मेंबर्स हैं इस वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड के। तो टोटल यहाँ पे 13 आपके मेंबर्स हैं। ठीक है, साथ में ही नोट करना है, एमसीसी ने रिसेंटली अनाउंस किया है जो सेकेंड वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट फोरम जो है ये आपका होगा 7 से 8 जून को। ठीक है, 7 से 8 जून 2025 को ये होगा, ahead of your World Test Championship final. Okay. Next is Dr. K.M. Cherin, who performed India's first coronary artery bypass surgery recently in January, passed away, in which year he was honored with the Padma Shri Award. तो KM चेरियन जो हैं ये आपके डॉक्टर थे जिन्होंने इंडिया का पहला कॉर्नरी आर्टरी बाईपास इन्होंने परफॉर्म किया था। और इस मेडिकल फील्ड के लिए इनको जो है 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, इसके अलावा अदर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2000 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा 2005 में हार्वर्ड मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। ठीक है, ये जो पर्सन है इन्होंने 1968 में 26 साल की उम्र में अपनी पहली जो है ओपन हार्ट सर्जरी इन्होंने परफॉर्म की थी। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने परफॉर्म की थी। इसके बाद 1975 में इंडिया में पहली सक्सेसफुल कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी इन्होंने की थी। एंड सेकेंड हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी भी इन्होंने परफॉर्म की थी 1995 में। और इंडिया की पहली हार्ट लंग ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी एंड लेजर हार्ट सर्जरी भी इन्होंने की थी। इसी के साथ नोट करना है 1990 से 1993 के बीच में इनको रिकॉग्नाइज किया गया था ऑनररी सर्जन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर बात करें करेंटली कौन है आपका ऑनररी सर्जन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो इट इज लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। ठीक है, इनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक सौमित्र चैटर्जी एंड हिज वर्ल्ड विच वॉज रिसेंटली रिलीज ड्यूरिंग द कोलकाता लिटरेरी मीट इन वेस्ट बंगाल। तो इनमें से कौन से ऑथर हैं जिन्होंने सौमित्र चैटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, बेसिकली सौमित्र चैटर्जी जो हैं ये बंगाली एक्टर थे, इनकी आपकी बायोग्राफी लिखी है। और किसने लिखी है? इट इज रिटन बाय दी संघमित्रा चक्रवर्ती। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज रिटन बाय दी संघमित्रा चक्रवर्ती। एंड पब्लिश किसने किया है इस बुक को? यहाँ पे बुक की इमेज देख सकते हैं आप। इसे पब्लिश किया है पेंगुइन इंडियाज विंटेज बुक द्वारा। ओके, सौमित्र चैटर्जी जो हैं ये बंगाली एक्टर थे, पोएट, आर्टिस्ट, थिएटर पर्सनालिटी ये थे। ठीक है, अब यहाँ पे इनके अगर अचीवमेंट की बात करें तो ये आपके पहले इंडियन फिल्म पर्सनालिटी थे जिन्हें फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया था 1999 में। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 2004 में, और 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था, एक बार 2007 में और दूसरा 2017 में। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी इन्हें दिया गया था 2012 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन।
तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी ऑब्जर्व किया जाता है आपका 26 जनवरी को, ठीक है। जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे होता है उस दिन आपका इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी हम ऑब्जर्व करते हैं। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। और इस बार हमने इसका सेकेंड एडिशन ऑब्जर्व किया है। क्लियर है। नाउ अब 26 जनवरी 2009 को जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है, जो आपका एरीना है, इसकी शुरुआत की गई थी, इसे इस्टेब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 2009 को। तो ये भी ध्यान में रखना है, इसका इस्टेब्लिशिंग ईयर आपका है 2009। और इस बार इरीना की हमने 16th एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की थी। फाइन। नाउ अब सेकेंड एडिशन था, और इस एडिशन में आपका एक इवेंट हुआ था जो आपका जो है होस्ट किया था दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी ने। एंड 2 इवेंट यहाँ पे आपके हुए थे, एक तो था रिन्यूएबल टॉक और दूसरा था विमेन इन डिप्लोमेसी। और कहाँ पे ये हुआ था? मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम सोलर पार्क, जो आपका यूएई में लोकेटेड है, दुबई यूएई में, वहाँ पे ये आपका हुआ था। ठीक है। ये जो आपका सोलर पार्क है, ये लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पार्क है वर्ल्ड का। एंड ये आपका बेस्ड है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर मॉडल पे, और इनका टारगेट है कि ये 2030 तक एक्सीड करेंगे 5000 मेगावाट। ओके। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। जो आपका दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी है, इसके करंट सीईओ है डॉक्टर अमना अल धाकवान। एंड इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है, जो इरीना आपका है, इसके डायरेक्टर जनरल करंटली है फ्रांसिस्को ला कैमेरा, एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका आबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पद्मा अवार्ड्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ओसामू सुजुकी, फॉर्मर चेयरमैन है आपके जो सुजुकी मोटर के, इनको मरणोपरांत पद्मा विभूषण दिया जाएगा। इकोनॉमिस्ट विवेक देबोराय, जो आपके लास्ट ईयर जिनका देहांत हुआ था, इनको पद्मा भूषण से नवाजा जाएगा। देन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन, श्रेया घोषाल, इनको पद्मश्री दिया जाएगा फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन म्यूजिक। रविचंद्रन अश्विन, जो फॉर्मर ऑलराउंडर आपके हैं, क्रिकेटर है, फॉर्मर क्रिकेटर, जिन्होंने रिसेंटली लास्ट ईयर में ही आपका जो है रिटायरमेंट अनाउंस किया है, इनको पद्मश्री से नवाजा जाएगा इन दी स्पोर्ट्स कैटेगरी। देन अरुंधति भट्टाचार्य, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री में इनको पद्मश्री से नवाजा जाएगा। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अरिजीत सिंह को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है, नॉट दी श्रेया घोषाल। ओके। नाउ 2025 के जो पद्मा अवार्ड्स हैं, इस बार 139 अवार्ड्स जो हैं वो आपके उसकी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से एक डुओ क्विज है, जिसमें एक पर्सन को 2 कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है। ठीक है। देन इसमें 23 विमेंस की लिस्ट, इस लिस्ट में 23 विमेंस हैं, 10 आपके फॉरेनर्स, एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सारे हैं, और 13 आपके ऐसे लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत ये अवार्ड दिया जा रहा है पोस्टुमसली। ओके। देन ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं, ये दिए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय दी पद्मा अवार्ड्स कमेटी, जो कौन बनाता है? पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर द्वारा ये आपकी बनाई जाती है। और जो पद्मा अवार्ड कमेटी है, इसके चेयर कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी, जो करेंटली हैं आपके टीवी सोमनाथ। ठीक है। 26 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस करते हैं पद्मा अवार्ड्स को, और इसकी सेरेमनी आपकी होती है नियर योर मार्च और अप्रैल। ओके। अब इस बार जो है 7 पद्मा विभूषण अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है। इसमें से एक आपके कथक डांसर भी हैं, कुमुदिनी रजनीकांत लखिया। ठीक है। देन आपके एक जस्टिस भी हैं, जगदीश सिंह खेखर। देन लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, दुवर नागेश्वर रेड्डी। देन आपके एमटी वासुदेवन नायर, श्री ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा। ये सारे आपके 7 पर्सन हैं जिनको पद्मा विभूषण की कैटेगरी के लिए जो है आपका फाइनलाइज किया गया है। इसके अलावा पद्म विभूषण जो है 19 दिए गए हैं, जिनमें ए सूर्य प्रकाश, अनंत नाग, विवेक देबरॉय, श्री जतिन गोस्वामी, जोस चाको पेरियप्पुरम जो है। ठीक है। देन आपके कैलाशनाथ दीक्षित,
मनोहर जोशी पब्लिक अफेयर्स में इनको दिया जाएगा। देन नली कुपुस्वामी चेट्टी, ये सारे, इवन आपके पियाश्री जे जो हैं इनको स्पोर्ट्स कैटेगरी में आपका सेलेक्ट किया गया है। पंकज उदास जी को पोस्टमसली अवार्ड दिया जाएगा। देन आपके सुशील कुमार मोदी हो गए, विनोद धाम, ये सारे पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। आप इसे वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं पद्मश्री की। तो 113 लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है फॉर द पद्मश्री। ठीक है, यहाँ पे पूरी आप जो है लिस्ट देख सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं कुछ आपके स्टैटिक इन्फो की। जैसे 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया था भारत रत्न और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की इनिशियली 3 कैटेगरी होती थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में इसे 1955 में जो है इनको रीनेम कर दिया गया पद्म विभूषण पहली कैटेगरी, दूसरा पद्म भूषण एंड तीसरा पद्मश्री। ठीक है, तब से ये अवार्ड आपके दिए जा रहे हैं और एक साल में 120 से ज़्यादा अवार्ड जो है वो नहीं दिए जा सकते, बट इसमें एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे 120 अवार्ड्स आपके इंडिया के लोगों को दिए जा सकते हैं, बट जैसे कोई मरणोपरांत अवार्ड दिया जाएगा तो वो उसमें आपका इंक्लूड नहीं होगा। जैसे NRI को अवार्ड दिया जा रहा है, फॉरेनर्स को जो अवार्ड दिया जा रहा है उसको हटा के यहाँ पे 120 अवार्ड से ज़्यादा एक साल में नहीं दिए जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द फिनटेक कंपनी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट। तो इनमें से कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसके द्वारा इंडिया का पहला AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट लॉन्च किया गया है? तो इट इज लॉन्च बाय योर चेक डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, और इसका नाम क्या है? इट इज चेकवाइजर। क्या नाम रखा गया है इसका? चेकवाइजर। जैसे आपका AI चैटबॉट होता है वैसे ही ये आपको जो भी आप इनसे पूछोगे अबाउट द क्रेडिट कार्ड, ये उसके बारे में आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चेक जो है इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी और करंटली इसके CEO आपके हैं आदित्य सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिलीज्ड ₹10 crore capital infusion to the IFCI Limited for financial year 2024-2025 to improve its financial position and support रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, इनके द्वारा 500 करोड़ का जो अमाउंट है, ये 500 करोड़ का जो कैपिटल है वो इन्फ्यूज किया गया है न्यू दिल्ली बेस्ड IFCI लिमिटेड में फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए, ताकि इनका फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव किया जा सके और सपोर्ट करने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग को। ठीक है, नाउ इस इन्फ्यूजन से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है बेसिकली इस कंपनी में वो आपका बढ़ जाएगा। अभी करंटली 71.72% है। इस इन्फ्यूजन से ये और आपका यहाँ पे शेयर इनका बढ़ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, नाउ IFCI लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? राहुल भावे। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और 1948 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 एडवाइजरी कमिटी ऑन वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन of a Ramsar Convention announced the list of 31 newly accredited wetland cities during its 64th meeting जो आपके स्विट्जरलैंड में हुई थी। Now question is, which among the following Indian cities were received the international accreditation? किस चीज के लिए? wetland cities के लिए। ठीक है, तो रिसेंटली जो एडवाइजरी कमेटी है आपकी WCA की, इनके द्वारा 31 सिटीज की लिस्ट जारी की गई है जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ वेटलैंड सिटीज, और इसमें इंडिया की 2 सिटीज शामिल है। कौन कौन सी सिटीज हैं? एक तो इंदौर है और दूसरी आपकी उदयपुर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बेसिकली ये जो आपकी एडवाइजरी कमेटी है ये क्या करती है? ऐसी सिटीज को रिकॉग्नाइज करती है जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल स्टेप्स लिए हैं ताकि इनके जो अर्बन वेटलैंड है उनको सेव किया जा सके, उनका सेफगार्ड किया जा सके। इस चीज के लिए इंडिया की 2 सिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है, इंदौर और उदयपुर को। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है इन्होंने 3 सिटीज को नॉमिनेट किया था। एक सिटी थी आपकी इंदौर, दूसरी थी उदयपुर और तीसरी थी आपकी भोपाल। ठीक है, इन तीनों का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नॉमिनेशन दिया था और इसमें से 2 आपकी सिलेक्ट हो गई हैं। ठीक है, नाउ अब बात कर लेते हैं टोटल कितनी एक्रेडिटेड वेटलैंड सिटीज आपकी हो गई हैं। अभी ये नंबर 74 आपका हो गया है। जो नई आपकी 31 सिटीज शामिल हुई थी उसको जोड़ के 74 सिटीज यहाँ पे टोटल हो चुकी हैं। ठीक है, नाउ दिस एक्रेडिटेशन जो है ये कौन देता है? इट इज ग्रांटेड बाय योर यूनेस्को अंडर द रामसर कन्वेंशन
एंड ये आपका कब तक वैलिड रहता है? 6 साल के लिए ये वैलिड रहता है, ठीक है। नाउ ग्लोबल वेटलैंड सिटीज की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। मतलब अभी हमने इसी चीज की बात करी कि 74 टोटल सिटीज हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री की सिटीज हैं जो इसमें सेलेक्ट की गई है, रिकॉग्नाइज की गई है? इट इज चाइना। चाइना की 22 सिटीज में है और फ्रांस की 9 सिटी है और इंडिया की कितनी है? इंडिया की 2 सिटीज यहाँ पे शामिल की गई है, ठीक है। 2 सिटीज इंदौर और उदयपुर आपका हो गया, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, टोटल इंडिया की कितनी रामसर साइट्स हैं, ठीक है। अभी तक कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया की, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू मार्क द 125th एनिवर्सरी ऑफ अ कोडाईकनल सोलर ऑब्जर्वेटरी इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो रिसेंटली जो आपका कोडाईकनल सोलर ऑब्जर्वेटरी है, इसकी 125th एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की गई थी बेंगलुरु कर्नाटका में, और इनमें से आपका जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को। कौन सा इंस्टीट्यूशन ये है? इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जिसने इस इवेंट को, इस कॉन्फ्रेंस को, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को आपका ऑर्गेनाइज किया था, ओके। एंड इसका थीम क्या था? इस आपका कॉन्फ्रेंस का थीम था सन, स्पेस वेदर एंड सोलर सेटलर कनेक्शन, ये इसका थीम था। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है, इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था इसे 1971 में, ठीक है। ये आपका फुली फंडेड, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, इट इज फुली फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। फोकस एरिया क्या है? हम इन दी रिसर्च एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोफिजिक्स में एंड इससे रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं उसमें, ठीक है, ये काम करता है। नाउ कोडाईकनल सोलर ऑब्जर्वेटरी जो है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1899 में, और ये लोकेटेड आपका तमिलनाडु में, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर आता है, इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है, इनमें से किसी एक सेंटर के साथ, किसी एक इंस्टीट्यूट के साथ, जो एक साइंटिफिक सोसाइटी है अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस मिनिस्ट्री के अंडर, टू एनहांस इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी एंड एक्सीलेंस इन इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग जो है, इनके द्वारा MOU साइन किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ, ठीक है, ताकि एनहांस किया जाए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और बेसिकली आपके एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाए मैरीटाइम सेक्टर में। तो मोटा मोटा ये इसका हिसाब है, ठीक है। सिग्नेटरीज की बात करें तो श्याम जगन्नाथन जो डायरेक्टर जनरल है आपके डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के, एंड मंगेश इथिरंजन जो डायरेक्टर जनरल है आपके CDEC के, विच इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। DGS के इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1949 में की गई थी। वहीं पे CDEC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1988 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो पहला इंडिया का स्टेट बना है, पहला राज्य बना है इंडिया का जिसने इम्प्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये 27 जनवरी से इफेक्ट में आ चुका है, ठीक है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि सभी के लिए एक ही रूल होगा, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब जो उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने UCC पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च किया था, ओके। एंड UCC बिल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे पहला है मैरिज एंड डिवोर्स, सेकेंड आ जाता है सक्सेशन, थर्ड इज योर लिव इन रिलेशनशिप एंड फोर्थ इज मिसलिनियस। तो 4 कैटेगरी इसकी रखी गई हैं या 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। और आप इसकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कुछ झलक की इसकी बात करें तो जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, चाइल्ड मैरिजेस को अबॉलिश करने के लिए मैरिज एज 21 रखी गई है फॉर द मेन, ठीक है, एंड विमेन के लिए 18 साल रखी गई है। इससे नीचे अगर किसी बच्चे की शादी कराई जाती है तो उस पे कड़ी से कड़ी आपकी जो है कार्रवाई होगी, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो नहीं करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोला गया है जैसे कि 60 डेज के अंदर, विद इन 60 डेज जो है जो मैरिज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की नई शादी हुई है तो उनको 60 डेज के अंदर अपनी शादी रजिस्टर करवानी होगी, ठीक है।
अगर शादी उत्तराखंड से बाहर हुई है, इन दैट केस उनको 6 मंथ का यहाँ पे टाइम दिया गया है कि उनको अपनी शादी जो है रजिस्टर करवानी होगी विद इन अ 6 मंथ। क्लियर है? तो ऐसे ही कुछ रूल्स यहाँ पे रखे गए हैं जो सभी पे लागू होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग अगर आपका रिलीजन का है तो उस पर वो फॉलो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर किसी के लिए सेम रूल फॉलो होगा। ओके, अब यहाँ पे एक और स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सीएम तो हमने देख लिया उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? इनका नाम है गुरमीत सिंह। क्या नाम है? गुरमीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जनवरी डॉक्टर अरविंद पनाग्रिया जो आपके 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है, इनके द्वारा नीति आयोग की एक रिपोर्ट लॉन्च की गई थी विच इज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अचीवर कैटेगरी में कौन सा स्टेट ने टॉप किया है? बेसिकली यहाँ पे 4 मेन कैटेगरी होती हैं, अचीवर, एस्पिरेशनल, फ्रंट रनर, ठीक है, और एक आपकी होती है अचीवर हो गया, फ्रंट रनर, एस्पिरेशनल एंड परफॉर्मर। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है स्टेट्स को। टोटल 18 स्टेट्स की यहाँ पे इवैल्यूएशन की जाती है फिजिकल हेल्थ की, और ऐसे स्टेट्स इसमें आप बोल सकते हो हैं जो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो उसकी फिजिकल हेल्थ को इवैल्यूएट करती है ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, नाउ अब अचीवर कैटेगरी की हम बात कर रहे थे, तो इस पे टॉप किया है आपका उड़ीसा ने। ठीक है, 4 मैंने आपको बताया 4 मेन कैटेगरी हैं। अब इनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं वो भी देख लेते हैं। ऐसी स्टेट जिसका जो आपका स्कोर है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स स्कोर जिसका ग्रेटर देन 50 है उसको अचीवर में डालते हैं। ठीक है, ऐसी आपकी स्टेट जिसका जो आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स स्कोर जो है वो 40 से 50 के बीच में है, ये फ्रंट रनर में आता है। परफॉर्मर में 25 से 40 के बीच में, और एस्पिरेशनल में आता है जिस स्टेट का स्कोर आपका लेस देन इक्वल्स टू 25 होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? नाउ अब पूरी लिस्ट यहाँ पे देखेंगे, उससे पहले नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। इसके करंट सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये है आपकी पूरी लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आपका उड़ीसा आता है। देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना आपकी कैटेगरीज होती हैं, तो ये आपके जो स्टेट्स हैं उनको कैटेगरी वाइज यहाँ पे ऐड किया गया है, और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस इनकी है उनके बेसिस पे उनको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, पहला है उड़ीसा, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, ऐसे ही आपके 18 स्टेट्स की रैंकिंग यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे आप जो है इसके फिजिकल हेल्थ इंडेक्स स्कोर देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें अचीवर कैटेगरी की, तो इसमें टॉप 3 आपके कौन से स्टेट्स हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। ठीक है, फ्रंट रनर में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना आ जाते हैं। ऐसे ही परफॉर्मर में आ जाते हैं आपके तमिलनाडु, राजस्थान और बिहार, इन्होंने टॉप किया है। एंड लास्ट इज योर एस्पिरेशनल कैटेगरी जिसमें केरला, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे टॉप किया है। ठीक है, मतलब 1 to 3 इनकी रैंकिंग है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज रिसेंटली इन जनवरी डिक्लेयर्ड एज अ मलेरिया फ्री कंट्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसे रिसेंटली WHO ने मलेरिया फ्री कंट्री अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जॉर्जिया को मलेरिया फ्री कंट्री जो है अभी डिक्लेयर कर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और इसी के साथ 45 कंट्री हमारी हो जाती हैं ऐसी कंट्रीज जो मलेरिया फ्री हैं। एंड ये जॉर्जिया कंट्री जो है ये आपकी WHO यूरोपियन रीजन की पहली जो है कंट्री है जिसे मलेरिया फ्री स्टेटस मिला है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। हाँ, एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, अभी टोटल 45 कंट्री और एक टेरिटरी है आपकी, ठीक है, जिसको मलेरिया फ्री स्टेटस जो है यह दिया गया है या मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है। फाइन, नाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच फॉरेन बैंक हैज रिसेंटली इन जनवरी लॉन्च ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड फॉर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है फॉरेन बैंक जिसके द्वारा ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है? इट वॉज लॉन्च बाय योर
HSBC इंडिया किसने लॉन्च किया है? HSBC इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पे जो है आप इसकी इमेज देख सकते हैं, इस टाइप का ये आपका क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है HSBC ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन। HSBC इंडिया के करंट CEO हैं आपके हितेंद्र देव। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द फ्रिक्शनलेस Finance Accelerator Program in a partnership with the Reserve Bank Innovation Hub and SP Jain Institute of Management and Research। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी लॉन्च किया था आपका फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सीलरेटर प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद योर RBI हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एंड SP Jain Institute Management and Research के साथ? ठीक है, तो इट वॉज लॉन्च बाय योर येस बैंक। ये आपका प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? येस बैंक ने इसे लॉन्च किया है ऑन ओकेजन ऑफ अ नेशनल स्टार्टअप डे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ, नेशनल स्टार्टअप डे आपका ऑब्जर्व कब किया जाता है? ठीक है, तो येस बैंक ने इनके रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और इस इंस्टीट्यूशन के साथ ये आपका प्रोग्राम लॉन्च किया था ताकि ये सपोर्ट कर सके स्टार्टअप्स को। ठीक है, इट इज योर फ्रिक्शनलेस फाइनेंस इज अ इक्विटी फ्री 90 डेज एक्सीलरेटर प्रोग्राम। और ये किसका आपका कोलैबोरेशन से आपका लॉन्च किया गया है? येस बैंक, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और योर दिस SP Jain इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च। ठीक है, इन तीनों के कोलैबोरेशन से इसको लॉन्च किया गया है और ये काम करेगा आपका, ये हेल्प करेगा स्टार्टअप्स को। और 6 डोमेन्स आपके हैं, 6 डोमेन्स आपके हैं जिसमें इनका मेन फोकस रहेगा। कौन कौन से हैं? इट इज़ योर MSME फाइनेंस, फाइनेंस फॉर नैनो एंटरप्रेन्योर्स, सप्लाई चेन फाइनेंस, रिटेल फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस एंड एग्री फाइनेंस में इनका मेन फोकस रहेगा। क्लियर है? Next is the Reserve Bank of India has imposed penalties on which among the following banks for the non-compliance with the RBI norm। तो इनमें से कौन से बैंक हैं या बैंक्स हैं जिस पे RBI ने पेनल्टीज लगाई हैं क्योंकि उन्होंने वायलेट किया है RBI की गाइडलाइंस को? तो आंसर आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक। इन तीनों पे ही ये आपकी जो पेनल्टीज हैं वो लगाई गई हैं। कितनी पेनल्टीज लगी हैं? आपकी जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे आपकी जो है पेनल्टी अमाउंट है 3.31 करोड़ का। और इन्होंने इन पे क्यों लगाया गया है? रीजन क्या है इसका? कि इन्होंने वायलेट किया है RBI के नॉर्म्स को रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल इंक्लूजन, KYC गाइडलाइंस इनके लिए। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया पे पेनल्टी लगी है 1 करोड़ की फॉर नॉन कंप्लायंस विद द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कैनरा बैंक पे पेनल्टी लगी है 1.63 करोड़ की। किस चीज के लिए? फॉर द, इन्होंने जो है RBI के डायरेक्शंस फॉलो नहीं किए हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट जो आपके डिपॉजिट्स पे होते हैं उससे रिलेटेड। तो इस वजह से 1.63 करोड़ की पेनल्टी इंपोज की गई है बाय द RBI। क्लियर है? नाउ अब बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। पहला आपका बैंक है कैनरा बैंक जिसके MD एंड CEO हैं के सत्यनारायण राजू। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? बेंगलुरु कर्नाटका में। 1906 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके MD एंड CEO आपके हैं रजनीश कर्नाटक। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। 1906 में ये भी स्टैब्लिश हुआ था और टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नेक्स्ट आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक जिसका हेडक्वार्टर आपका श्रीनगर में लोकेटेड है। MD एंड CEO है अमिताभ चटर्जी। स्टैब्लिश इसे किया गया था 1938 में और टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च बिम कॉइन, अ ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी जो डिजाइन की गई है क्रिएट करने के लिए सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट सिस्टम को फॉर द ट्रांजैक्शन विद इन द कैंपस। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है बिम कॉइन को? तो आंसर इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो BIM, बिम टेक। ठीक है, बिम टेक है, टेक्नोलॉजी को टेक लिख दिया यहाँ पे, तो बिम टेक से बिम कॉइन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म आपका क्या है? बिम टेक। और इससे आप बिम कॉइन को याद रख सकते हो। बिम कॉइन किसने रिलीज किया है? बिम टेक ने। ओके, और ये ऐसा करने वाला पहला बिजनेस स्कूल बना है इंडिया में जो इम्प्लीमेंट कर रहा है इस टेक्नोलॉजी को फॉलोइंग योर IIT मद्रास। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियन विमेन्स आर फीचर्ड इन द फर्स्ट फोर्ब्स 50 over 50 विमेन्स ग्लोबल लिस्ट 2025। तो इनमें से कितनी इंडियन महिलाएं हैं जो इस लिस्ट में शामिल हुई हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा 3। इंडिया की 3 विमेन्स हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया था
फोर्ब्स 50/50, और ये रिलीज किसने की थी? फोर्ब्स द्वारा ये आपकी लिस्ट जारी की गई थी। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें हम कौन कौन सी आपकी इंडियन वुमेन शामिल है, तो उर्मिला अशेर जो फाउंडर है गुज्जू बेन नाश्ता, और इनके ग्लोबली रैंक है 3rd। ठीक है, नेक्स्ट है किरण मजूमदार शॉ जो आपकी फाउंडर है बायोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, और इनकी ग्लोबल रैंक थी आपकी 32। देन 3rd नंबर पे है आपकी शीला पटेल जो एक्टिविस्ट हैं एंड को फाउंडर है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ एरिया रिसोर्स सेंटर्स की, और इनकी ग्लोबल रैंक थी आपकी 37th रैंक। ओके, अगर हम बात करें टॉप 5 विमेन की, इस लिस्ट में टॉप 5 विमेन आपकी रही हैं कुरैशा अब्दुल करीम, नेक्स्ट नंबर पे आपके थे 2nd नंबर पे रफीला अपोंटे डायमंड, 3rd नंबर पे उर्मिला शेर, अभी हमने बात की इनकी, मग्रेटा एटवुड ये 4th नंबर पे थी, एंड फरहाना बोधारम ये आपकी 5th नंबर पे थी। तो टॉप 5 की अगर हम बात करें तो टॉप 5 विमेन्स आपकी इस लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 1st नंबर पे थे आपके जो कुरैशिया अब्दुल्ला करीम थी, शी इज अ को फाउंडर एंड एसोसिएट साइंटिफिक डायरेक्टर ऑफ अ CAPRISA, which is your Center for AIDS Program and Research in South Africa. Then Rafaela Aponte ये आपके को ओनर है MSc की, which is from the Switzerland. फाउंडर गुज्जू बेन नाश्ता ये आपकी इंडिया से बिलोंग करती हैं, एंड मार्गरेट एटवुड ये ऑथर है, शी बिलोंग्स फ्रॉम द कनाडा, एंड फरहाना बोधरम जो आपकी फाउंडर है MI डेस्क ग्लोबा की, ये बिलोंग करती हैं आपके साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अब जो लिस्ट थी ये फोर्ब्स ने आपकी जो है प्रोड्यूस की है इन पार्टनरशिप विद द मॉर्निंग जो। ओके, फोर्ब्स की अगर बात करें स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फोर्ब्स के CEO करंटली हैं शेरी फिलिप, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू जर्सी में, और इसे 1917 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द प्लेयर हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जो आपका मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मेलबर्न पार्क में। तो आंसर हियर इज जेनिक सिनर जो इटली के आपके प्लेयर हैं, इन्होंने आपका मेंस सिंगल टाइटल जीता था, और इनके द्वारा डिफीट किया गया था आपके अलेक्जेंडर ज़वेरेव को जो जर्मनी के आपके प्लेयर हैं। ओके, ये आपका 113th एडिशन था ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो 12 से 26 जनवरी तक चला था, एंड इस इवेंट में 5 इंडियन कॉन्टिजेंट जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे रोहन बोपन्ना, यूकी भामरी, श्रीराम बालाजी, सुमित नागल एंड योर ऋत्विक बोलीपाली। ओके, वेरस जो ऋत्विक बोलीपाली हैं इनका ये आपका डेब्यू था ग्रैंड स्लैम के लिए मेलबर्न में। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप जो आपकी हुई थी उसमें पृथ्वी शेखर जो हैं इन्होंने मेंस सिंगल टाइटल जीता था और डिफीट किया था ओलिवर ग्रेव जो आपके फ्रांस के प्लेयर हैं। ठीक है, ये इनका 2nd टाइटल है। इससे पहले इन्होंने 2019 में पहला टाइटल इनका जीता था वर्ल्ड डेफ टेनिस चैंपियनशिप का। ओके, अदर टाइटल्स देख लेते हैं, जैसे विमेन सिंगल्स में आपके यूएसए की मेडिसन कीज जो हैं इन्होंने जो है टाइटल हासिल किया था और डिफीट किया था बेलारूस की प्लेयर को। देन मेंस डबल में हैरी हैल्यूवरा जो फिनलैंड के हैं, एंड हेनरी पैटन जो हैं फ्रॉम ब्रिटेन, इन्होंने मेंस डबल हासिल किया है। देन विमेंस डबल आपका जो है टाइटल लिया है कैटरीना सेनिकोवा फ्रॉम चेक रिपब्लिक एंड टेलर टाउनसेंड फ्रॉम यूएसए। मिक्स डबल्स की बात करें ओलिवा गेडेकी एंड जॉन स्पीयर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने मिक्स डबल का टाइटल जो है जीता था आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन द 9th जोहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट विच वाज हेल्ड इन जोहर बारू मलेशिया। तो मलेशिया में जो आपका टूर्नामेंट हुआ था इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट, इसे जीता है इंडिया के पनीर सेल्वन इनियन ने। ठीक है, जिन्हें हम पी इनियन के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने वियतनाम का जो प्लेयर है आपके नेगुयन वेन हु, इनको डिफीट किया है इस टूर्नामेंट में, फाइनल इवेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, ये टूर्नामेंट आपका जोहर चेस एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था जो फेयर व्यू इंटरनेशनल स्कूल में हुआ था मलेशिया में। ठीक है, 1st पोजीशन पे पी इंडियन थे, 2nd पोजीशन पे इंडियन इंटरनेशनल मास्टर जिनका नाम है VS राहुल थे, 3rd पे थे चाइनीज इंटरनेशनल मास्टर लीबो। ओके, इसके अलावा आपको नोट करना है रिसेंटली पी इंडियन जो है इन्होंने 15th एडिशन चेन्नई ओपन इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट जो हुआ था आपका इन मंथ ऑफ जनवरी, उसे भी जीता था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सम्मान संजीवनी ऐप फॉर द महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ऑन ओकेजन ऑफ अ नेशनल गर्ल चाइल्ड। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड जिसे हम 24 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, इस दिन इस ओकेजन पे हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी सम्मान संजीवनी ऐप। ठीक है, कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? सम्मान संजीवनी ऐप। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये ऐप, ये जो आपकी योजना है सम्मान महिला एवं किशोरी सम्मान योजना जो है, इसके तहत सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं विमेंस और गर्ल्स को, ऐसे जिनकी एज आपके 10 to 45 ईयर्स है एंड दे बिलोंग्स टू दी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। ओके, और ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है आंगनबाड़ी सेंटर्स और स्कूल से। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडोनेशियाज प्रेसिडेंट प्रावावो सुबेनातोस विजिट टू इंडिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू इंडोनेशियाज प्रेसिडेंट्स विजिट टू इंडिया? तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अटेंड किया था 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को एज अ चीफ गेस्ट इन्होंने यहाँ पे इस सेलिब्रेशन को अटेंड किया था। दूसरा पॉइंट कह रहा है जो इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री है और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इंडोनेशिया की, इन दोनों के बीच में हेल्थ कॉर्पोरेशन को लेके एक एमओयू साइन हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है जो इंडियन कोस्ट गार्ड है आपकी एंड बदान केमनान लॉथ रिपब्लिक, जो इंडोनेशिया की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है रिगार्डिंग दी मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है जो कल्चरल मिनिस्ट्री है दोनों कंट्री की, इन्होंने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को यहाँ पे साइन किया है 2025 से लेके 2028 तक का इसका टेन्योर रहेगा। लास्ट पॉइंट से ऑल आर करेक्ट। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया इंडोनेशिया स्ट्रेंथन डिफेंस एंड मैरीटाइम कॉर्पोरेशन है, इसको लेके भी यहाँ पे आपका जो है अग्रीमेंट साइन हुआ है, जैसे डिफेंस कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट जो है यहाँ पे साइन हुआ है, ऑफिशियल अग्रीमेंट डिफेंस कोलैबोरेशन के लिए। इसके अलावा जॉइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटी की भी यहाँ पे इसको कंटिन्यू करने की बात की गई है, जो बेसिकली रेगुलर मीटिंग्स करेगी, दोनों कंट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली इसके तहत रेगुलर मीटिंग्स करेगी और अपने प्लान जो है वो बनाएगी रिगार्डिंग द डिफेंस कोलैबोरेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस विजिट से रिलेटेड, जैसे फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन्होंने जो इंडोनेशिया की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है इनके साथ एमओयू साइन किया है इन अ फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन क्वालिटी अश्योरेंस। नेक्स्ट एमओयू आपका साइन हुआ है इन अ फील्ड्स ऑफ डिजिटल डेवलपमेंट बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, और दूसरी है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिजिटल अफेयर्स ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो नेवल अकेडमीज हैं एंड डिफेंस यूनिवर्सिटीज हैं दोनों कंट्री की, इन्होंने भी अग्रीमेंट साइन किया है फॉर द कैडेट टू डीपन एजुकेशनल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है इन्होंने रिन्यू किया है एमओयू काउंटर टेररिज्म कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, एंड एक अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज से रिलेटेड, ताकि इंडोनेशियन इंटरनेशनल लाइसेंस ऑफिसर जो है ILO जो है उसको इंडिया में गुरुग्राम हरियाणा में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन जो है इसको सेटअप किया जा सके। ठीक है, मतलब इंडोनेशिया का जो इंटरनेशनल लाइसेंस ऑफिसर है ILO जो है उसको सेटअप किया जा सके इंडिया में। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। ओके, नेक्स्ट वो क्वेश्चन है इन जनवरी 2025 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज नोटिफाइड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम डैश। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इन मंथ ऑफ जनवरी अनाउंस किया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम, किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, जो आपका इफेक्ट में आएगा कब से? 1 अप्रैल 2025 से ही आपका इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बताओ, पहला कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसने यूपीएस को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट किया था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए? कब से? मार्च 2024 से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज योर महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, कौन सा स्टेट है आपका? महाराष्ट्र स्टेट है, जहां पे सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, अब ये जो स्कीम है इसका मेन एम क्या है कि जो रिटायर्ड होते हैं पर्सन उनके लिए गारंटीड पेंशन रहे। ठीक है, मतलब उन्हें पेंशन मिले। ओके,
ये कब से इफेक्ट में आएगा? आपका 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आएगा। फाइन। अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या चीज़ है कि इसके काम धाम जो होंगे, इसके यूपीएस के रेगुलेशन कैसे काम करेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब इसकी देखरेख कौन करेगा? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA जो है, ये आपका पूरा इसका तामझाम जो है करने वाला है, मॉनिटर करने वाला है। क्लियर है? एनपीएस की अगर बात करें, एनपीएस की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो यूपीएस है, यूपीएस जो है एक कॉम्बिनेशन है आपका, मतलब उसमें आपके जो बेनिफिट्स हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के और आपके जो एनपीएस के आपके नेशनल पेंशन सिस्टम जो है, इन दोनों के बेनिफिट्स इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो एनपीएस की भी बात करते हैं। एनपीएस जो है ये आपका लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2004 में, एंड इनिशियली ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था। फिर 2009 में एनपीएस जो है इसको सारे सेक्टर्स के लिए आपका लागू कर दिया गया था। ठीक है, इनिशियली इट वाज फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड बाद में सारे सेक्टर्स इसमें कवर किए गए थे। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आप ऐसा इसमें समझो, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो आपका 25 साल तक, मिनिमम 25 साल तक सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं और इनको एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी एटलीस्ट 50%। किसकी 50%? जो लास्ट 12 मंथ्स में इनकी एवरेज सैलरी रही होगी उसका 50% इनको एज अ पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा केस है जब पर्सन एटलीस्ट 10 ईयर्स तक सर्विस करता है, इन दैट केस उनको मिनिमम 10,000 पर मंथ की पेंशन जो है प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, थर्ड आपका क्या पॉइंट है कि अगर जो आपका पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस उसकी जो फैमिली है उसको कितना परसेंट पेंशन दिया जाएगा? 60% का पेंशन दिया जाएगा। ऐसे ही जब पर्सन रिटायर होगा, इन दैट केस उसको लमसम अमाउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? तो जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, उसको 10% देना होगा अपनी बेसिक सैलरी का, बेसिक पे का। ठीक है, और गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करेगी 5% का, 5% ऑफ देयर बेसिक पे, एंड ये परसेंटेज गवर्नमेंट इंक्रीज भी कर सकती है, रिवाइज भी कर सकती है। क्लियर है? Now next question is, recently in January RBI announced the measures to inject liquidity into a banking system. Which of the following option is correct with respect to these measures? तो in month of January RBI ने announcement की थी, इन्होंने यहाँ पे 3-4 steps आपको बताए हैं जिसके माध्यम से ये लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, लिक्विडिटी इंजेक्ट करेंगे बैंकिंग सिस्टम में। और कितने लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की बात की जा रही है? 1.5 लाख करोड़ की। ठीक है, ये लिक्विडिटी ये इंजेक्ट करने की बात कर रहे हैं इनटू अ बैंकिंग सिस्टम। अब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है? $5 billion बाय और सेल स्वैप ऑक्शन विद अ 6-month टेन्योर। एक स्टेप ये बताया गया था। दूसरा क्या है? कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट इज OMO परचेज ऑक्शन फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टोटलिंग 60,000 करोड़। थर्ड सेज holding a 56-day variable repo rate auction for 50,000 करोड़। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? बोथ A and B, एंड लास्ट इज ऑल A, B and C आर करेक्ट। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज ये तीनों ही आपके जो मेजर्स हैं वो करेक्ट है। पहला वाला जो मेजर है, मेजर आपका है $5 billion का फॉर बाय एंड सेल स्वैप ऑक्शन, ये 6-month टेन्योर का रहेगा और ये आपका हेल्ड हुआ था 31 जनवरी को। ठीक है, 31 जनवरी 2025 को ये आपका हुआ था। सेकेंड वाला है ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज ऑक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इसमें 60,000 की टोटल यहाँ पे बात की जा रही है, जो 3 ट्रेंचे में आपका जो है 3 ट्रेंचेस में ये आपका होगा और 20,000 करोड़ का ये आपका रहेगा। ठीक है, 60,000 है तो 20,000 के ट्रेंचेस 3 रहेंगे। एक आपका ऑलरेडी हो चुका है 30 जनवरी को। ठीक है, एक 30 जनवरी को हुआ था, एक आपका 13 फरवरी को होना है और एक आपका 20 फरवरी को होगा। ठीक है, तो ये 3 ट्रेंचेस में होगा 20,000 करोड़ के। फाइन। थर्ड है आपका 56-day वेरिएबल रेपो रेट, ये आपका 7 जनवरी 2025 को ये आपका हेल्ड होना है। ठीक है, तो ये तीनों मेजर्स आपके करेक्ट हैं और ये आपके अनाउंस किए गए थे किस चीज़ के लिए? कि हम RBI जो है 1.5 लाख करोड़ जो आपकी लिक्विडिटी है उसको बैंकिंग सिस्टम में ला सके, इंजेक्ट कर सके। क्लियर है?
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल दैट इज आईस्प्रेट हैज लॉन्च प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया दैट इज PSALAI। इन्होंने जो है लॉन्च किया है किसके लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए MSME फाइनेंसिंग को। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन हियर इज, मेन क्वेश्चन हियर इज हु लीड्स दी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब PSLAI को के करंट CEO कौन है? ठीक है, इसके करंट CEO आपके हैं प्रियस्मिता गुहा। क्या नाम है इनका? प्रियस्मिता गुहा। ये आपके करंट CEO है PSLAI की। PSLAI जिसका प्राइमरी गोल क्या है? एक तो कि स्ट्रीमलाइन करना लोन प्रोसेस को MSMEs के लिए, ठीक है, कि इजीली जो लोन है वो लिया जा सके, उसके लिए प्रोसीजर जो है वो इजी किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है। दूसरा है स्ट्रेंथन करना फाइनेंशियल इंक्लूजन को। तीसरा क्या है? कोलैबोरेशन को एनहांस करना, ठीक है, ये क्लियर है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसकी। PSLAI जो है इसके हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, 2025 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से हैं? यूग्रो कैपिटल लिमिटेड, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस, गेट विंटेज प्राइवेट लिमिटेड, गेट ग्रोथ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। ये फिनटेक ये जो है फिनटेक कंपनीज भी इसका पार्ट है, फाउंडिंग मेंबर्स का। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका है नेशनल टूरिज्म डे। ये कब मनाया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका 25 जनवरी को। थीम इसकी थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट डे है इंटरनेशनल कस्टम डे, जिसको 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसका थीम आपका था इस बार का कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट इज वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये हम ऑब्जर्व करते हैं लास्ट संडे ऑफ जनवरी को, और 30 जनवरी को ये हमारा जो है इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया था इस बार? 72nd एडिशन। एंड इसका थीम था यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। जैसे कि मैंने बोला 30 जनवरी को इंडिया में से हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि आपका कोइंसाइड होता है विद द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, जिनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमोरेशन इन अ मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ अ हॉलोकॉस्ट, जिन्हें हम सोहा भी बोलते हैं। और ये जेनोसाइड आपका जर्मनी में हुआ था ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जैसे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में आपका हुआ था, ठीक है, जिसके ऊपर कश्मीर फाइल्स आपकी बनी है, फाइन, वैसे ही यहाँ पे जर्मनी में हुआ था ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, अब ये हम ऑब्जर्व करते हैं 27 जनवरी को। और इसका थीम क्या था? होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।